हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 24 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सारी PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम 2022 और 21 के कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक यानी कि इंडेक्स जो है रिवाइज करते हैं। तो पहला ध्यान रखेंगे भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021। इसमें जो भारत है ये 85वें स्थान पर रहा और डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड ये संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट यानी हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की जाए 2022 की, तो इसमें भारत 136वें स्थान पर है और फिनलैंड जो है इसमें पहले स्थान पर है। IQAir 2021 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट अगर देखी जाए तो इसमें जो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी रही वो दिल्ली रही और सबसे प्रदूषित देश रहा बांग्लादेश। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत जो है इसमें 5वें नंबर पर आता है। अगली रिपोर्ट ध्यान रखनी है सिप्री की 2021 के अनुसार। तो इसके अनुसार जो है सर्वाधिक हथियार आयातक देश कौन सा है, तो ये है भारत। और सर्वाधिक हथियार निर्यातक देश कौन सा है, तो ये है अमेरिका। अगली रिपोर्ट ध्यान रखेंगे टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021। इसके अनुसार जो है दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा रहा, तो इस्तांबुल जो है ये तुर्की का शहर है जो कि दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर रहा। अगली रिपोर्ट ध्यान रखेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। इसकी बात की जाए तो भारत जो है 150वें स्थान पर है और नॉर्वे इसमें पहले स्थान पर है प्रेस की स्वतंत्रता में। अगली रिपोर्ट है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021। इसमें भारत 101वें स्थान पर है यानी हंगर इंडेक्स 2021 में। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 इसमें भारत 37वें स्थान पर है और डेनमार्क इसमें पहले नंबर पर है। तो दोस्तों, ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, सूचकांक हैं जो आपको अच्छे से याद रखनी है। और जहाँ तक ये सारे आपको याद हो भी चुके होंगे क्योंकि कई बार हमने जो है आपको इसका रिवाइज कराया। अब चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपी लेखपाल के लिए अगर आपको ग्रामीण प्रवेश की ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस ई-बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में योग दिवस के अवसर पर कितने स्थानों पर एक साथ योगाभ्यास किया गया, तो 75,000 स्थानों पर जो है एक साथ योगाभ्यास किया गया। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के चौथे एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कौन करेगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ये जुलाई में जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है उत्तर प्रदेश का, इसका उद्घाटन करेंगे। दोस्तों, यूपी करंट अफेयर यानी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जो है इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको लास्ट 6 मंथ की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यानी वहाँ से आप जो है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है वहाँ से आप ये दोनों PDF ई-बुक डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो PDF ई-बुक है इसमें हमने करंट अफेयर के साथ साथ यूपी GK के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पार्क में प्रदेश सरकार ने हिरण पालने की योजना बनाई है, तो चंद्रशेखर आजाद पार्क में। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने कब से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया, तो 1 जुलाई 2022 से जो है सिंगल यूज प्लास्टिक पर जो है पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप जीती, तो अभी जो है भारत की यानी भारतीय महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप जो है जीत ली है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस मंत्री ने निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु निपुण योजना, ध्यान रखेंगे निपुण योजना की शुरुआत की है, तो हरदीप सिंह पुरी ने जो है निपुण योजना की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है भारत 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में किस स्थान पर है, तो भारत जो है इसमें तीसरे स्थान पर है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन है सोने के पुनर्चक्रण में भारत किस स्थान पर है? तो सोने के पुनर्चक्रण में जो है भारत ये चौथे स्थान पर आता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने नैक मूल्यांकन में ए श्रेणी प्राप्त की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी MMM यानी कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। प्रदेश की राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने बुधवार को राजभवन के प्रज्ञा कक्ष में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो कि कहाँ पर है? गोरखपुर में। यहाँ पर जो है नैक टीम कमेटी के सदस्यों को नैक मूल्यांकन में ए ग्रेड प्राप्त होने पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। अब दोस्तों ये जो विश्वविद्यालय है मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो कि गोरखपुर में है, इसे जो है नैक टीम द्वारा ए ग्रेड प्रशस्ति पत्र दिया गया है नैक मूल्यांकन में। तो अब सबसे बड़ी बात जो है वो है नैक कमेटी या नैक टीम या जो नैक मूल्यांकन, ये होता क्या है? तो सबसे पहले नैक NAAC इसे कहते हैं नैक। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, इसका फुल फॉर्म है नैक का। अब दोस्तों नैक है क्या? तो भारत में क्या है कि उच्च शिक्षा के लिए अनुदान विद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत में जो है उच्च शिक्षा के लिए जो अनुदान है वो UGC यानी कि अनुदान आयोग के द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। अनुदान देने से पहले क्या होता है? UGC को यूनिवर्सिटी या जो कॉलेज है उसके मानदंड की जांच करने की आवश्यकता होती है। यानी दोस्तों जो भी विश्वविद्यालय होता है उसे जो अनुदान दिया जाता है वो कौन देता है? UGC देता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसके द्वारा अनुदान दिया जाता है। लेकिन अनुदान देने से पहले उस विश्वविद्यालय या जो यूनिवर्सिटी है उसके मानदंड की जांच की जाती है। अब इस जांच करने के लिए जो है UGC ने 1994 में, ध्यान रखेंगे 1994 में जो है किसकी स्थापना की? नैक की स्थापना की। यानी कि मूल्यांकन और राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद इसकी जो है स्थापना की। और इसका काम क्या है? तो ये जो है जांच करता है, ये जो है मानदंड की जांच करता है कि किस विश्वविद्यालय को या जो यूनिवर्सिटी है उसे जो है अनुदान देना है या नहीं देना है, इसके बारे में ये जो है जांच करता है नैक कमेटी। तो ये जो नैक संस्था है ये UGC द्वारा जो निर्धारित यूनिवर्सिटी और कॉलेज होते हैं उनके मानकों की जांच करता है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि नैक कमेटी क्या है। तो जो विश्वविद्यालय होती हैं या इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी होती हैं उन्हें जो है जो अनुदान दिया जाता है तो उसकी जांच करने के लिए जो है एक कमेटी बनाई गई, एक संस्था बनाई गई जिसे नैक कहा जाता है। और अनुदान के लिए वो विश्वविद्यालय या वो यूनिवर्सिटी पात्र है या नहीं है इसकी जांच करता है नैक संस्था। उन्होंने इस अवसर पर कुलपति एवं नैक तैयारी के लिए गठित कमेटी के सदस्यों को बधाई दी और उन्हें इस उपलब्धि के लिए की गई तैयारियों को राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों से साझा करने के लिए प्रेरित किया, जिससे आवश्यक सुधार करके अन्य विश्वविद्यालय नैक मूल्यांकन में उत्कृष्ट श्रेणी प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, इसे जो है नैक जो संस्था है नैक टीम कमेटी के सदस्यों द्वारा जो है उसके मूल्यांकन में ए ग्रेड प्राप्त हुआ है और इसी के लेकर जो है प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है किसने? प्रदेश की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कहां पर आयोजित राष्ट्रीय अंतरराज्य चैंपियनशिप में ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल ने नया रिकॉर्ड बनाया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी चेन्नई। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, यह है प्रवीण चित्रवेल। एथलेटिक्स तमिलनाडु के ट्रिपल जंपर प्रवीण चित्रवेल ने 14 जून 2022 को चेन्नई में जो चल रही है राष्ट्रीय अंतरराज्य चैंपियनशिप, इसमें 17.18 मीटर का नया मीट रिकॉर्ड बनाया। पिछला अंतर्राज्यीय मीट रिकॉर्ड जो है ये पंजाब के अरपिंदर सिंह के पास था, जिन्होंने 2014 में लखनऊ में 17.7 मीटर का बनाया था। इस प्रयास से चित्रवेल ने ओरेगन में होने वाली आगामी विश्व चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे एथलेटिक्स में जो चेन्नई में राष्ट्रीय अंतरराज्य चैंपियनशिप चल रही है तो उसमें जो है
जो प्रवीण चित्रवेल है उन्होंने 17.18 मीटर का नया एक मीट रिकॉर्ड बनाया है। चेन्नई में ये जो है प्रतियोगिता भी आयोजित है, ध्यान रखेंगे। और इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो किसके नाम पर था, तो पंजाब के अरपिंदर सिंह के नाम पर ये रिकॉर्ड था, जिन्होंने 2014 में 17.17 मीटर का ये रिकॉर्ड बनाया था, जो कि लखनऊ में बनाया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NCW द्वारा हिमाचल प्रदेश में आयोजित जेंडर रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस पर 3 दिवसीय कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया। तो जो आनंदीबेन पटेल हैं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, उन्होंने जो है इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर विमेन सी इज अ चेंज मेकर परियोजना के तहत निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों विधायकों के लिए जेंडर रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 22 से 24 जून 2022 तक कहां पर किया गया, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 22 जून 2022 को उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जो है इसमें भाग लिया। तो ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय महिला आयोग जो है सी इज अ चेंज मेकर परियोजना के तहत एक कार्यशाला का आयोजन किया है, कहां पर, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 22 जून से लेकर के 24 जून तक इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा। तो इसमें जो है मुख्य अतिथि के तौर पर किसने भाग लिया, तो उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उन्होंने इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है। दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग की अगर बात की जाए कि इसकी वर्तमान में जो है अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखेंगे रेखा शर्मा जो है वर्तमान में ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार निम्न में से कौन सा शहर रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। दोस्तों, दुनिया के सबसे अच्छे शहर में रहने के लिए, दुनिया में जो है रहने के लिए सबसे अच्छे शहर में जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ये जो है नंबर 1 पर है। इस सूची में भारत समेत दक्षिण एशियाई देशों का प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा। इसमें जो है कुल 140 शहरों की सूची थी, जिसमें देश की जो राजधानी है दिल्ली, ये 112वें स्थान पर रही और मुंबई 117वें स्थान पर है। वहीं ऑस्ट्रेलिया का जो वियना शहर है ये इस सूची में शीर्ष स्थान पर है। तो नाम ध्यान रखेंगे वियना का। अब दोस्तों, इस रिपोर्ट में अगर देखा जाए कि रहने के लिहाज से सबसे अच्छा शहर तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, लेकिन वहीं अगर देखा जाए कि रहने के लिहाज से सबसे कम अच्छे शहरों में, यानी सबसे खराब शहरों में जो है किस शहर का नाम आया, तो द इकोनॉमिस्ट मैगजीन द्वारा जारी वार्षिक विश्व लिवेबिलिटी सूचकांक में पाकिस्तान की जो वित्तीय राजधानी है कराची, इसके अलावा बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, इसे जो है दुनिया में सबसे कम रहने लायक शहरों में रखा गया है। तो यहाँ पर आप ये दोनों बातें ध्यान रखेंगे कि ये जो इंडेक्स है हाल ही में जारी किया गया द इकोनॉमिस्ट मैगजीन द्वारा, ठीक है, कि दुनिया में रहने लायक सबसे अच्छा शहर कौन सा है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। और अगर ये देखा जाए कि दुनिया में सबसे कम रहने लायक शहर कौन सा है, तो वो है पाकिस्तान की वित्तीय राजधानी कराची और बांग्लादेश की राजधानी ढाका। तो दोनों यानी तीनों यहाँ पर जो है शहरों के नाम आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। और ये जो है 2022 का इंडेक्स था, द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये अक्षय ऊर्जा से यानी रिन्यूएबल एनर्जी से जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। यहाँ पर 1 जून से केवल जल सौर ऊर्जा इस्तेमाल की जा रही है। यह एयरपोर्ट 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य पाने की दिशा में बड़ा कदम है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है ये जो है अक्षय ऊर्जा से अपनी सभी जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया। तो सबसे पहले समझेंगे अक्षय ऊर्जा क्या होता है। तो अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा इसे जो है नवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं, यानी इसमें वे सारी ऊर्जाएं जो है शामिल होती हैं जिनका क्षय नहीं होता है, जिनके स्रोत का जो है क्षय नहीं होता है और जो प्रदूषणकारी नहीं होती हैं, उन्हें जो हम कहते हैं क्या, रिन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा। अब इसमें अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए कि जो रिन्यूएबल एनर्जी हैं उनके स्रोत जो है वो कौन कौन से होते हैं,
तो सौर ऊर्जा हो गई, इसे जो है रिन्यूएबल एनर्जी माना जाता है, रिन्यूएबल एनर्जी होती है। पवन ऊर्जा हो गई, जल विद्युत ऊर्जा है, ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा है, बायोगैस है, जैव ईंधन है। ये जो है नवीकरणीय ऊर्जा के कुछ उदाहरण हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, यहाँ पर जो है किस ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो है केवल किसका जो है यूज किया जा रहा है, तो सौर ऊर्जा यानी जो सोलर पैनल होते हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है जल विद्युत ऊर्जा का उपयोग जो है किया जा रहा है। तो यहाँ पर जल और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है, अक्षय ऊर्जा है, यानी कि ये नवीकरणीय ऊर्जा है। हवाई अड्डे की कुल बिजली की 6% ऊर्जा एयर साइड और कार्गो टर्मिनलों की छत पर लगे सोलर पैनल से होती है। वहीं जल ऊर्जा से शेष 94% बिजली मिल रही है। यानी ये जो हवाई अड्डा है, यहाँ पर जो है ऊर्जा जो है ये मिल रही है, वो किन स्रोतों से मिल रही है, तो 6% जो ऊर्जा है वो सोलर पैनल के माध्यम से मिल रही है, यानी सौर ऊर्जा से मिल रही है। और जो 94% बिजली है वो कहाँ से मिल रही है, वो जल विद्युत ऊर्जा से मिल रही है। तो ध्यान रखेंगे ये दोनों जो है अक्षय ऊर्जा के उदाहरण हैं। तो यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि देश का पहला हवाई अड्डा जो है अक्षय ऊर्जा से सभी जरूरतें पूरी करने वाला कौन सा बन गया, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और यहाँ पर जो है किस ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ध्यान रखेंगे आप, सोलर पैनल यानी सौर ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में G7 सम्मेलन 2022 G7 समिट 2022 का आयोजन किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन की बैठक में शामिल होने के लिए 26 और 27 जून को जर्मनी जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्स के निमंत्रण पर सोल्स एलमाउ जाएंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जर्मनी की अध्यक्षता में हो रहा है, जिसमें अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को भी आमंत्रित किया गया। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि G7 शिखर सम्मेलन की बैठक जो है 2022 की, ये किस देश में आयोजित होगी, तो ये ध्यान रखेंगे जर्मनी में ये आयोजित हो रही है। 26 और 27 जून को ये आयोजित होगी। इसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाग लेने जाएंगे। जो है जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्स, उन्होंने जो है निमंत्रण दिया है भारत को। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो भी इसमें भाग लेंगे। अब दोस्तों G7 की अगर बात की जाए कि G7 में जो सम्मिलित देश हैं वो कौन कौन से 7 देश हैं, तो कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इन सभी देशों से मिलकर जो है G7 बना है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे G7 में शामिल देश, ये 7 देश नाम ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये जो बैठक हो रही है जर्मनी में, ये कौन से नंबर की बैठक है, तो वो भी ध्यान रखेंगे। तो ये जो है 48वीं बैठक होगी G7 की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने हाल ही में नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। इस सफलता से देश की बढ़ती अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं में न केवल और बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ये भी साबित होगा कि दक्षिण कोरिया के पास जो है अंतरिक्ष आधारित निगरानी प्रणाली बनाने एवं बड़ी मिसाइलें बनाने की अहम तकनीकी मौजूद है। इस प्रक्षेपण ने दक्षिण कोरिया को अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित करने वाला दुनिया का 10वां देश बना दिया है। यह दक्षिण कोरिया का नूरी रॉकेट का दूसरा प्रक्षेपण था। तो ध्यान रखेंगे कि हाल ही में जो नूरी रॉकेट है, इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण जो है किस देश के द्वारा किया गया, तो दक्षिण कोरिया के द्वारा जो है इसका प्रक्षेपण किया गया। ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे, कई बार पूछ लिया जाता है कि नूरी रॉकेट जो है ये किस देश से संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे दक्षिण कोरिया से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस पूर्व कप्तान ने हाल ही में खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रुमेली धर ने। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान रुमेली धर। दोस्तों भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो पूर्व कप्तान रही रुमेली धर, इन्होंने जो है हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। रुमेली धर ने भारत के लिए 4 टेस्ट खेले और 78 यानी 78 वनडे और 18 T20 मैच खेले हैं। उन्होंने 2003 में इंग्लैंड के खिलाफ
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। बेहतरीन ऑलराउंडर मानी जाने वाली रोमेली ने भारत को 2005 में दक्षिण अफ्रीका में हुए महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उन्होंने 6 साल के अंतराल के बाद 2018 में भारतीय टीम में वापसी की थी। तो ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान रही रोमेली धर है, ठीक है, इन्होंने जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। ध्यान रखेंगे, रोमेली धर ये जो है कौन है, ये महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हैं, ये पूर्व कप्तान भी रही भारतीय महिला क्रिकेट टीम की। तो इन्होंने जो है संन्यास की घोषणा कर दी। अगला क्वेश्चन है, 23 जून 2022 को 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बीजिंग में। चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग 23 जून 2022 को बीजिंग में 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। शिखर सम्मेलन जो है ये किस थीम पर आयोजित किया जाएगा? तो ध्यान रखेंगे, फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप अशर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट की थीम के तहत आभासी प्रारूप में ये आयोजित किया जाएगा। 2022 में होने वाले 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष कौन सा देश है? तो चाइना है, क्योंकि चीन में ही जो है इसका आयोजन किया जाएगा। वर्तमान में ब्रिक्स में कितने देश जो है शामिल हैं, कौन कौन से देश हैं? तो ध्यान रखेंगे, ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और यहाँ पर जो है चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये देश शामिल हैं ब्रिक्स में। दोस्तों, ब्रिक्स की अगर बात की जाए, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखेंगे, ब्रिक्स की जो स्थापना है वो 16 जून 2009 को हुई। 16 जून 2009 को जो है ब्रिक्स की स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 23 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रत्येक साल 23 जून को मनाया जाता है। यह दिन खेल एवं स्वास्थ्य का जश्न मनाने हेतु मनाया जाता है। ओलंपिक दिवस खेल, स्वास्थ्य और एकजुटता का एक बड़ा जश्न है। यह जो है साथ ही पूरी दुनिया को क्रियाशील बनाने एवं उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने हेतु सभी को आमंत्रित करता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो खेलों के महत्व को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। प्रत्येक 4 साल में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। इसमें दुनिया भर से हजारों एथलीट जो है वो शामिल होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, हर साल 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है ये हर साल मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थे 24 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को, क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये कल का क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया? इसका जो करेक्ट आंसर था वो नंबर सी था, IIT मद्रास। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य निम्न में से कौन सा बन गया? तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों, सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।